सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी रीडर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान अर्थात साइंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले ये अध्याय 3 चल रहा है, वनस्पति जगत से संबंधित चीजें चल रही हैं और इसके पहले पढ़ाया भी जा चुका है। आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो जड़ से, रूट से स्टार्ट करेंगे कि रूट रूट अर्थात जड़ कैसे, किस तरह से होता है और जड़ कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे जड़ों को हम आप देखे हैं, लेकिन चीजों को नहीं समझ सकते हैं कि जड़ की कौन सी ये प्रकार है, इसको नहीं जान पाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में देखेंगे कि जड़ कितने प्रकार का होता है, कौन सा जड़ जो हम देखते हैं तो कौन सा वो जड़ होता है। इन्हीं सब चीजों को चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जड़ के बारे में। थोड़ी सी क्लास एक दो दिन डिस्टर्ब रही क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही होने के कारण, जुकाम वगैरह होने के कारण गला नहीं सही था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। फिलहाल अभी भी तो ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है पढ़ाने का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट अर्थात जड़। देखिए, जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। जड़ जो होता है ये वृक्ष का वह हिस्सा होता है, वृक्ष कह लीजिए या पौधे कह लीजिए, कोई भी कुछ भी कह लीजिए आप, वह ये जड़ जो होता है वृक्ष या पौधे का वह हिस्सा होता है जो जमीन के नीचे रहता है। कहा रहता है ये जमीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मूसला जड़ होता है और एक होता है झकड़ा जड़ होता है। मूसला जड़, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ दो तरीके का होता है। अब मूसला जड़ क्या होता है और झकड़ा जड़ क्या होता है, इस चीज को देखेंगे। जैसे बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती है। देखिए, अपस्थानिक जड़ें वे जड़ें होती हैं जो, जैसे आप देखते होंगे कि बरगद के नीचे जब जाएंगे तो बहुत सारी जड़ें ऐसे फैली रहती हैं, लटकी रहती हैं। वो आपका अपस्थानिक जड़ में आता है। जिस तरीके, जैसे सपोज दैट कुछ इस तरीके से बरगद हमारा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बहुत सारे जड़ें होती हैं जो अपस्थानिक जड़ों के रूप में ऐसे फैली रहती हैं, इधर से भी निकली रहेंगी। तो वो सब हमारी क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। लेकिन हम मूल रूप से मूसला जड़ और झकड़ा जड़ की बात करेंगे कि मूसला जड़ कौन सा होता है जो जमीन के नीचे होता है, उसकी बात करेंगे। और जो कोटरों में होता है, उनके कोटरों से निकल जाता है, वो मूसला जड़ में, ना ही तो वो मूसला जड़ में आता है और ना ही वो झकड़ा जड़ में आता है। ठीक है, चलिए। एक प्रारूपी पुष्प, थोड़ा सा हम एक प्रारूपी पुष्प के बारे में बात कर लें कि पुष्प में भी किस तरीके से चीजें होती हैं। पुष्प की पत्तियों का रूपांतरण होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का रूपांतरण होता है, यानी बदलता है ये। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है। इसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है। पुष्प का जो जन्म होता है वो कली से होता है। प्रारूपी पुष्प के चार प्रकार के अंग होते हैं। यानी जो पुष्प का जन्म होता है, एक पुष्प कैसे बनता है, सबसे पहले कली बनेगा। कली से वही कली क्या होगा, खिलेगा तो जाके क्या बन जाता है, पुष्प बन जाता है। और प्रारूपी पुष्प के चार प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। यह चार अंग चक्रों में लगे रहते हैं। यानी जो प्रारूपी पुष्प होता है उसके चार प्रकार के अंग होते हैं। कितने होते हैं, चार प्रकार के अंग होते हैं। अभी चित्र में आपको दिखा दिया जाएगा। जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं, यह चार अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों की प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। जो प्रत्येक भाग से मिल करके बन जाता है वही क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। जैसे
पुष्प के भाग देख लीजिए। देखिए यहाँ चित्र शायद कट गया, दिखा नहीं पाया हम, कट गया है। पुष्प के भाग देख लीजिए पहले। पुष्प के निम्नलिखित भाग हैं। एक होता है कैलेक्सी यानी कि बाह्यदल, बाह्यदल पुंज, ये होता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज के खिलने से, यानी बाह्यदल पुंज या पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। यानी जो बाह्यदल होते हैं, बाह्यदल पुंज जो होते हैं, ये पुष्प के खिलने से पहले आंतरिक अंगों क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, जिससे कि आंतरिक अंग उनका क्या हो जाए, नष्ट ना हो सके। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन का निर्माण करते हैं। पुष्प जो होते हैं खिलने के उपरांत भोजन में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कभी कभी यह फलों के फैलन यानी प्रकीर्णन में भी सहायता प्रदान करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी यह होता है कि यह फलों के फैलने में यानी प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं। यह रोमदार रचना में बदल जाते हैं तथा इन्हें रोमगुच्छ भी कहते हैं। यानी यह रोमदार रचना में, रोमदार आप देखेंगे रोमा जैसा रचनाएं में ये रचनाओं में फैल जाएंगे, बदल जाएंगे, तब इन्हें क्या कहते हैं, रोमगुच्छ भी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, जो हम ये मूसला जड़ की बात करें और जकड़ा जड़ की बात करें, यहाँ पे केवल जड़ था, जड़ के प्रकार था। यहाँ पे और डिटेल नहीं पढ़नी है। अगर आपको पता करना है कि मूसला जड़ क्या होता है, तो वृक्ष, जैसे ये वृक्ष होता है, हम आपको थोड़ा सा बता दें। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष में सबसे नीचे इस तरीके का जो जड़ होता है, नीचे सबसे जो नीचे चला जाता है, वही क्या होता है, मूसला जड़ होता है। ये हम शायद चर्चा कर चुके हैं, इसलिए एक दो वीडियो में जाके पीछे देख लीजिए, वहां जड़ के बारे में चर्चा किया जा चुका है या फर्स्ट सेमेस्टर में था। ठीक है। तो जो ये नीचे होता है, सबसे नीचे जो जड़ होता है वो हमारा मूसला जड़ होता है। और झकड़ा जड़ क्या होता है, जो इस तरीके से फैले होते हैं, ऐसे इस तरीके से फैले होते हैं, इसको जकड़ के रखते हैं, यानी कि मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, वही क्या होते हैं, झकड़ा जड़ कहलाते हैं। और सबसे नीचे जो सबसे मेन वाला जो जड़ होता है वो क्या होता है, मूसला जड़ होता है। ठीक है, जो सबसे नीचे जाता है। और वही जड़ रीढ़ की हड्डी, यानी कि इस वृक्ष के लिए रीढ़ की हड्डी कही जाती है, जो मूसला जड़ होती है। जब तक वो जड़ कटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, तब तक वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, झगड़ा जड़, ये जो फैले हुए जड़ होते हैं, ये तो कटते उठते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। मेन आपका होता है मूसला जड़, अगर वो कहीं से डिस्टर्ब हुआ तो पेड़ को हानि पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इसमें इतना ही पढ़ना था, डिटेल्स इसमें नहीं था, इसलिए आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस केवल जड़ पढ़ना है, जड़ के प्रकार पढ़ना है। और हम आपको जड़ के प्रकार मूसला जड़ और जकड़ा जड़ को बता दिए कि मूसला जड़ कौन सा है और जकड़ा जड़ कौन सा है। चलिए, अब दूसरी बात कर लीजिए, दलपुंज। कोरोला की बात कर लिए, दलपुंज क्या है, यह परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। जो दलपुंज होते हैं, ये परागकण के लिए, पराग मतलब जैसे चीजों को वहां से चूस के लाते हैं, तो जाके क्या करते हैं, उस पे डालते हैं, छोड़ते हैं। तो क्या करता है, यह परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। जो दल पुंज होता है, ये कीट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी से जो कीट होते हैं, यहाँ से पराग यानी भोजन ले जाते हैं, चूसते हैं, भोजन को चूसते हैं, परागकण को ले जाते हैं। तो जो दलपुंज होता है, यह परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। यह पुंकेसर तथा अंडक की रक्षा करते हैं। जो ये पुंकेसर होता है और अंडक होता है, उसकी रक्षा करते हैं कौन से, दलपुंज। ठीक है। तो मेन जो इसका होता है कि यह परागकण के लिए किसका काम करता है, कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। तीसरा देख लीजिए, पुमंग, एंड्रोसियम देख लीजिए, पुमंग, इसका कार्य परागकण उत्पन्न करना है। आप देखिए पुमंग का कार्य क्या है, इसका जो कार्य होता है, ये परागकण को उत्पन्न करता है, यानी परागकण को बनाता है, जो पुमंग होता है। और वो परागकण कौन ले जाता है, कीटे ले जाती हैं। तो वो दलपुंज में होता है और कीटे उससे आकर्षित होती हैं, पुमंग। फिर बात आती है जयांग की, गाइनोसियम की बात आती है।
जयांग स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का जो कार्य होता है वो परागकणों को ग्रहण करना है। वर्तिकाग्र का कार्य परागनली को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। जैसे एक मानव में निषेचन की क्रिया होती है, वैसे हमारे पुष्प में भी निषेचन की क्रिया होती है। तो इसके ये पार्ट्स हैं कि कैसे कैसे चीजें बढ़ रही है, किस तरीके से एक पुष्प से दूसरे पुष्प का विकास होता है। ये सब सारी प्रक्रिया वही निषेचन की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। तो स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का जो कार्य होता है, जो वर्तिकाग्र का कार्य होता है वो पराग कणों को ग्रहण करना होता है। यानी पराग कणों को वो ग्रहण कर लेती है, ले लेती हैं। उसके बाद वर्तिकाग्र का जो कार्य होता है वो पराग नली को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। ये सब सारी चीजें किसमें होती है? जयांग में होती है। किसमें? गाइनोइशियम में होती है, जयांग में होती है ये चीजें। ठीक है। अब बात आती है पत्तियों के कार्य कि पत्तियों का कार्य क्या है। तो पहला पत्तियों का जो कार्य होता है वो होता है पौधों के लिए भोजन बनाना। जो पत्तियों का कार्य होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, यानी सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं, पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। और जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से जल और को ले जाना और जल को ले आना, इन्हीं सब चीजों के माध्यम से क्या होता है? हमारे जो पौधे होते हैं पौधों का विकास होता है। तो पौधों के लिए जो पत्तियों का कार्य है ये पौधों के लिए क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। पहला कार्य जो पत्तियां होती हैं पौधों के लिए क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। दूसरा कार्य होता है पौधों के लिए सांस लेने का काम करती हैं। यानी जो ऑक्सीजन लेती हैं ये इन्हीं के माध्यम से करती हैं। पौधों के लिए सांस लेने का कार्य करती है। वैसे तो पौधे जो होती है ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो पौधों के लिए सांस लेने का कार्य कौन करता है? पत्तियां करती हैं। तीसरी है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? ये सहायक होती हैं। यही पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। चौथा है पत्तियां उत्स्वेदन, यानी आवश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालना। जो उत्स्वेदन का कार्य है, उत्स्वेदन का मतलब ये होता है कि जो आवश्यक जल है उसको वाष्प के रूप में शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर निकालते हैं। तो पत्तियां उत्स्वेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। यानी इसको बहुत ज्यादा क्या करती है पत्तियां? वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होने देती। जैसे आप मरुस्थल में इसके पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, मरुस्थल में क्या होती हैं? जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूँ, मरुस्थल की। तो पढ़ाया गया है कि मरुस्थल में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि क्या होगा? उसका क्षेत्रफल जब कम हो जाएगा और कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाएगी तो वहां पे पानी की कमी है। जब पानी की कमी है तो उस पौधों को कम से कम पानी मिलेगा। पानी मिलेगा नहीं। अगर वो पत्तियां रहेंगी तो पत्तियों के माध्यम से जो जल है वाष्प बन करके उड़ता रहेगा। तो इसीलिए जो पत्तियां होती हैं पत्तियों को मरुस्थल में कांटों के रूप में रूपांतरित कर लिया जाता है। पेड़ अपने आप में रूपांतरित कर देते हैं जिससे कि क्या होगा? वाष्प कम से कम बन करके उड़े, यानी न के बराबर। यानी वाष्प बनकर उड़ेगा ही नहीं। जब वाष्प नहीं बन के पानी के माध्यम से वाष्प नहीं बन के उड़ेगा तो होगा क्या कि अ, पौधों को पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होने के कारण ये सब प्रक्रिया होती है। तो वहां पे कटीले पौधे ज्यादा आपको दिखेंगे मरुस्थल में। ऐसा पौधा नहीं दिखेगा जिसकी पत्तियां हो। सब कांटों के रूप में जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो वो तो मरुस्थल की बात है। तो यहाँ पे पत्तियां उत्स्वेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। यानी जिससे कि हमारे जो जल है वाष्प बन करके कम से कम शरीर से बाहर निकले, यानी कम से कम वाष्पित हो। पांचवा है कलिकाओं का सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी कलिकाओं को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो पत्तियां होती हैं कलिकाओं को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी उसको ढक लेती हैं, दिखाई नहीं देती।
नहीं तो क्या होगा, अगर केवल कलियां ही कलियां दिखेंगी तो क्या होगा कि लोग बड़ी आसानी से देख लेंगे और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारी पत्तियां होती हैं, पत्तियों के माध्यम से कलिकाएं क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। यानी कि कलिकाओं को ये पत्तियां क्या करती हैं, ढकी रहती हैं। ठीक है। चलिए, अब बात आती है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, कि जीवों में कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसके बारे में। तो सभी जीव एक समान नहीं होते हैं। देखिए, जीवों में तरह तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। सभी जीवों की जो संरचना होती है एक तरीके की नहीं होती है, उनकी कार्यविधि जो होती है वो एक तरीके की नहीं होती, कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंस रहती हैं। तो उन्हीं चीजों की विभिन्नताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बताया जा रहा है सभी जीव एक समान नहीं होते हैं। इनमें मुख्यतः 6 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। मेनली मुख्य रूप से कितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, 6 विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं के बारे में जब आप चर्चा करेंगे, तो सभी जीव क्या होता है, एक समान नहीं होते हैं। इनमें मुख्यतः 6 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं। सबसे पहले आकृति में भिन्नताएं, विभिन्नताएं बिल्कुल, यानी सभी जीव, जितने भी जीव हैं, सबके अलग अलग आकृति है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, तो कोई बहुत छोटा है। तो आकृति में क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा, आकार में विभिन्नताएं पाई जाती है। आकार और आकृति दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती है। आदतों में विभिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल, सबकी हैबिट्स अलग है। किसी क्या है वो, कौन किस तरीके की चीजें पसंद करता है, कौन किस चीजों की चीजें पसंद करता है। तो सबकी आदतों में क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। आवास में विभिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल, कोई गुफा में रहता है तो कोई घर में रहता है, तो कोई जल में रहता है ना, कोई जंगल में रहता है। तो जितने भी जीव हैं सब में चीजें अलग अलग होती हैं, उनके रहने के लिए अलग अलग होती है। आवास में विभिन्नताएं पाई जाती है। आकार में विभिन्नताएं हो चुका है। एक ज्यादा हो गया, यहाँ इसको काट दीजिए, 7 हो गया। आकार में विभिन्नताएं हो चुकी है। फिर ये पांचवा है और ये छठवां। फिर पांचवे में रहन सहन में विभिन्नताएं। हमने बताया कि जितने भी जीव हैं सबको उनकी जो रहन सहन है, कोई बहुत अच्छी तरीके से रहता है, उनका समाज अलग है, किसी का समाज अलग है, कोई पानी में अपना समाज बना के रखता है, कोई जंगल में अपना समाज बना रखा है। तो रहन सहन, सबका रहन सहन अलग होता है। जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में ढल जाता है, उसी माहौल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो रहन सहन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। परिवेश में विभिन्नताएं, बिल्कुल उनके परिवेश, जब उनके परिवेश में विभिन्नताएं पाई जाएंगी तो रहन सहन में ऑटोमेटिक विभिन्नताएं हो जाएंगी। परिवेश ही मेन होता है। तो सबका परिवेश अलग अलग होता है। कोई किसी परिवेश में रह रहा है तो कोई किसी परिवेश में रह रहा है। सभी लोग का जो परिवेश होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। तो ये रही जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं होती हैं। एक ही जगह रह रही, एक ही पृथ्वी पे रह रहे हैं, लेकिन चीजें अलग अलग है, उनके रहन सहन अलग है, उनका परिवेश ही अलग है। ठीक है। कुछ परिवेश का मतलब होता है कि जो जिस परिवेश में रहेगा, गांव जैसे आप मनुष्य में ही देख लीजिए, जो गांव में रहता होगा, मनुष्य की बात कर लें जो गांव में रहता होगा और जो शहर में रहता होगा, उनका परिवेश थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसको जिस परिवेश में रखेंगे उसी परिवेश के अनुसार वो ढल जाएगा। कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है जिसको हम आप नहीं समझते, तो उनका वो परिवेश है और उसी परिवेश में वो रहन सहन है उनका, इसलिए वो चीजें उस तरीके से समझ ली है। ठीक है। अब बात आती है श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होता है, श्वसन क्रिया किस तरीके से होती है, कैसे सांस ले आता है, उस चीज को देखते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालना श्वसन क्रिया कहलाती है।
यानी ऑक्सीजन को जो हम अंदर लेते हैं, खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने से अंदर जो निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, वही जो क्रिया होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? श्वसन की क्रिया कहलाती है। और पेड़ पौधों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। वो ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं। यानी ऑक्सीजन का त्याग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप ज्यादा पेड़ पौधों के पास रहेंगे तो ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहेगा, या आपको गर्मी का आभास कम होगा, टेम्परेचर वहां पे कम हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि वहां पे अच्छी तरीके से ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएंगी। तो ऑक्सीजन युक्त, तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालना क्या होता है? श्वसन क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब श्वसन अंग की बात कर ले हम कि श्वसन अंग क्या है। तो जंतुओं में श्वसन क्रिया के विशेष अंग होते हैं। जो जंतु होते हैं इनमें श्वसन क्रिया के कुछ विशेष अंग होते हैं जो ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर पहुंचाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इन अंगों को क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। अब श्वसन अंग कौन कौन से हैं उसको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि श्वसन अंग क्या है। तो जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए क्या होता है? एक विशेष अंग होता है, यानी एक कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, एक स्पेशल अंग होते हैं जो ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे आपका नाक हुआ, जैसे क्या हुआ? नाक हुआ, जैसे नाक, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं तथा फेफड़े, इन सब का कार्य है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जैसे नाक से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को खींचते हैं और उसी नाक के माध्यम से हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालते हैं। तो ये इनका एक श्वसन अंग है। श्वास नली, जो श्वास नली होती है, कभी कभी क्या करते हैं कि देखते खाना खाते वक्त आपको बड़ी तेजी से खांसी या छींक आ जाता है। उसका रीजन ये है कि खाने के जो टुकड़े हैं कुछ अगर श्वास नली में चले जाते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। छोटी सी भी टुकड़ा अगर गया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो श्वास, वही वो श्वास नली होता है। श्वसनी होती है, श्वसनिकाएं होती है तथा फेफड़े, फेफड़े क्या करते हैं? फिल्टर, ये फेफड़े चलते हैं। श्वास जो श्वसन अंग है उसमें फेफड़े भी आते हैं। फेफड़े ही कार्य करते हैं। जब फेफड़े कार्य करेंगे तभी जाके आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मेंटेन होगी। ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वासन, उच्छ्वसन कहते हैं। यानी जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वो अंतः श्वसन कहलाता है, तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। इस चीज को नोट पॉइंट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब जंतुओं में श्वसन की क्रिया किस तरीके से होती है इस चीज को देख लेते हैं। जंतुओं में श्वसन क्रिया, जंतु और श्वसन क्रिया या श्वसन अंग। चलिए, जंतुओं में श्वसन क्रिया, ये हुआ जंतु और ये है श्वसन श्वसन अंग। कौन से अंग के द्वारा ये क्रियाएं होती है? जैसे मछली हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीजों को आप विशेष तौर से। मछली की जो श्वसन होती है वो गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मछली जो होती है वो किसके माध्यम से सांस लेती है? गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। ठीक है, मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। केचुआ जो होता है, केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। यानी जो केचुआ होता है, केचुए की पूरी त्वचा से वो क्या करता है? सांस को ले लेता है। उसमें ना तो नाक होता है ना तो मुंह जैसा होता है। तो केचुआ जो होता है, केचुआ सांस कहाँ से लेता है? त्वचा के द्वारा। और मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। तिलचट्टा, मक्खी, तितली, ये सब वायु नालिकाओं द्वारा अपनी श्वसन क्रिया करती हैं।
कौन कौन? तिलचट्टा हो गया, मक्खी हो गया और तितली हो गई। ये सब किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो वायु नलिकाओं के द्वारा सांस लेते हैं। फिर बात आती है पक्षी। पक्षी देखिए वायु कोषों द्वारा सांस लेती है। पक्षी क्या होती है? वायु कोषों के द्वारा सांस लेती है। ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। स्तनधारी जंतु, जो स्तनधारी जंतु होते हैं ये फेफड़ों द्वारा लेते हैं। क्या करते हैं? फेफड़ों द्वारा। स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया, जो या फिर जो भी स्तनधारी होते हैं, जो भी दूध पिलाने वाला जैसे सिस्टम होते हैं, वो सब किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। अब बात आती है मेढक की। मेढक एक विचित्र जीव है। ये क्या होता है कि जल में जब रहता है तो ये त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जैसे ही ये जमीन पर आता है तो ये फेफड़ों द्वारा सांस लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो मेढक एक विचित्र जीव है। यानी मेढक ही एक ऐसा जीव है जो सांस लेने की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक त्वचा के द्वारा और एक फेफड़ों के द्वारा। जैसे त्वचा के द्वारा सांस कब लेगा? जब वो जल में रहेगा। जब वो पानी में रहेगा तो मेढक किसके द्वारा सांस लेगा? त्वचा के द्वारा। और जैसे ही थल पे आएगा, नहीं जैसे ही जमीन पर आएगा, वो सांस लेना कहाँ से स्टार्ट करेगा? फेफड़ों के द्वारा। फिर सांस लेना स्टार्ट कर देगा। अब ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि स्तनधारी में कौन सा किस तरीके से, या कौन सा जीव जंतु किस तरीके से सांस लेता है। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर रख लीजिए, आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर से जो खराब पदार्थ होते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं, किस तरीके से वो उसको हम बाहर निकालते हैं, किस माध्यम के द्वारा बाहर निकालते हैं, और उसके कौन कौन से अंग होते हैं, उन चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और नोट्स अगर आप अपने हैंड राइटिंग के या माध्यम से बनाना चाहते हैं तो आप उसके माध्यम से बना सकते हैं। अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहां से पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपने हाथों से बनाएंगे, इसको देख करके पढ़ करके, तो वो और भी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की आईडी दी गई है, आप उस आईडी से जुड़ जाइए। जिससे कि टेलीग्राम से जुड़ने से ये होता है कि कोई भी चीजें होती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो टेलीग्राम पे ही सेंड किया जाता है, या नोट्स वगैरह हुआ, सारी चीजें टेलीग्राम पे ही भेजी जाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिर, आप लोग यहाँ तक देख लीजिए अच्छी तरीके से। उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।